ओम शांति। आदरणीय दीदी आशा जी, मंच पर उपस्थित भाई कोमल जी, बहन विधात्री जी, बहन सुनैना जी, मेरे सामने उपस्थित सभी बहनें और भाई, सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आज मुझे आप लोगों के आमंत्रण पे ब्रह्म कुमारी संस्थान में आने का अवसर मिला। मैं हृदय से आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ। दूसरा, आमंत्रण का ये जो अवसर है ये प्रकृति की सेवा के लिए है, क्योंकि कहा जाता है प्रकृति रक्षिता रक्षता। जो प्रकृति की रक्षा करता है प्रकृति उसकी रक्षा करती है। सामान्यतः दो तरह के संसार में हम अलग अलग वर्गों को देखते हैं। एक प्रकृति है और एक जीव है। छोटे जीव से लेके बड़े जीव तक, जिसमें सबसे बड़ा मनुष्य है। हम अपनी गतिविधियों से, अपने विषयों से प्रकृति पे प्रभाव डालते हैं। छोटा जानवर भी कोई पेड़ पे प्रभाव डालेगा, मनुष्य है तो सड़कें बनाएगा। तो जीव का प्रभाव प्रकृति पे होता है। और हम ये मानते हैं कि प्रकृति जो है वो अचेतन है, ऐसा भी नहीं है। प्रकृति भी चेतनमय होती है। अगर चेतना नहीं होती तो वृक्ष आगे नहीं बढ़ते, अगर चेतना नहीं होती तो लहरें नहीं आती, अगर चेतना नहीं होती। और इसलिए हमारे जो पूरे भारतीय दर्शन में पूरी प्रकृति का निर्माण केवल जीव से नहीं माना है, केवल नेचर से नहीं माना है, पंच महाभूत से माना है। शरीर भी पंच महाभूत के द्वारा ही बनाया हुआ तत्व है। इसलिए जो दीदी कह रही थी आशा कि भारतीय का अर्थ जो हमारी संस्कृति है वो प्रकृति और जीव में एकत्व स्थापित करती है। इसीलिए हम कहते हैं प्रकृति रक्षिता रक्षत। जो प्रकृति की रक्षा करता है प्रकृति उसकी रक्षा करती है, क्योंकि दोनों ही जीवंत हैं। दुनिया में पर्यावरण की दृष्टि से तीन बड़े विषय चलते हैं और तीन बड़ी कन्वेंशन चलती हैं। पहला चलता है क्लाइमेट चेंज। मनुष्य ने जितनी भी तरक्की करी है उसमें जो सबसे बड़ी मनुष्य ने तरक्की करी है वो है ऊर्जा का उत्पादन। आप भी यहाँ बैठे हैं, ये लाइट जल रही है तो ऊर्जा का उत्पादन है, पंखा चल रहा है तो ऊर्जा का उत्पादन है, मोबाइल का टॉर्च ऑन है तो अगर एनर्जी नहीं है तो मोबाइल का टॉर्च ऑन नहीं होगा। अब हमारी जीवन का 40 से 50% एनर्जी बेस्ड लाइफ है और ये आज की आधुनिक ज़माने की सबसे बड़ी ताकत है, विशेषता है, जीवन पद्धति जो है वो ये है। अब ये जो ऊर्जा का जो उत्पादन है इसका एक दूसरा भी प्रभाव होता है कि ऊर्जा के उत्पादन से कार्बन एमिशन होता है। तो दुनिया में ये कन्वेंशन बनी कि ऊर्जा का उत्पादन इस प्रकार से किया जाए कि धरती के जो वायुमंडल का कम से कम नुकसान हो। इसको दुनिया में UNFCCC की कन्वेंशन कहते हैं, जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो दुनिया में 26वीं कॉन्फ्रेंस हुई COP26 ग्लासगो में, उसमें ये घोषणा करी कि भारत इस दुनिया के समाधान के लिए एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल की परिकल्पना को देगा कि ऊर्जा का इस प्रकार से उत्पादन रहे, विकास भी हो, क्लाइमेट जस्टिस भी हो, धरती के साथ भी न्याय हो। ये लाइफ की संकल्पना जो प्रधानमंत्री जी ने दी है, इसमें ब्रह्म कुमारी मिशन भी जो योगदान दे रहा है, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं मानता हूँ कि भारत के आध्यात्मिक मूल्य जो हैं वो इस प्रकार की जीवन पद्धति को दर्शाते हैं जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल के। उसका अगर डाटा देखेंगे, दुनिया के जितने विकसित देश हैं उनकी आबादी है 17%, उनका कार्बन एमिशन है 60%। भारत की आबादी है 17% और भारत का कार्बन एमिशन है 4%। तो हमारी जो जीवन पद्धति है
लेकिन इस जीवन पद्धति के साथ ही प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य भारत के लिए तय किए हैं कि भारत आने वाले समय में, जब पेरिस में एग्रीमेंट हुआ था तो हमने कहा था हम रिन्यूएबल एनर्जी की ओर जाएंगे, ऐसी एनर्जी का उत्पादन करेंगे जो कम से कम कार्बन एमिशन करे, वो रिन्यूएबल एनर्जी है। पेरिस में भारत ने 175 गीगावाट का लक्ष्य तय किया था और 7 साल में भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में है जिन्होंने जो पेरिस में घोषित किया 175 गीगावाट, आज 150 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2014 में कहा कि हम पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे और आज जो 2014 में 1.5% एथेनॉल ब्लेंडिंग थी, वो आज हम 10% के लक्ष्य को भारत में प्राप्त कर चुके हैं। 40,000 करोड़ का पेट्रोल का जो आयात देश में होता था उसमें बचत करिए और किसानों को भी 40,000 करोड़ रुपए का ये लाभ सीधा भारत के किसानों को जा रहा है। उसके साथ ही साथ भारत ने ऐसा लक्ष्य तय किया पर्यावरण में ग्लासगो में कि 2030 तक जो कार्बन एमिशन होगा इसको रोकने के लिए हम 1 गीगा टन जो कार्बन एमिशन करते तुलनात्मक रूप से वो हम नहीं करेंगे। तो कैसे नहीं करेंगे? प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने देश में बल्ब माने एलईडी बल्ब का प्रयोग किया। 38 करोड़ एलईडी बल्ब का भारत ने डिस्ट्रीब्यूशन किया और 40 मिलियन टन कार्बन एमिशन की बचत करी। भारत ने 2030 तक अपनी सारी रेलवे को इलेक्ट्रिफिकेशन करने का जो विषय तय किया वो भी कार्बन एमिशन में मददगार है। इतना ही नहीं, 500 गीगावाट का जो लक्ष्य भी भारत ने दिया है, भारत दुनिया में एक उदाहरण बना है। तीसरा, हम रिन्यूएबल एनर्जी में 50% पे जाएंगे और भारत एक ऐसा देश भी बना है जिन्होंने हाइड्रोजन मिशन को अपना लक्ष्य किया है ताकि फॉसिल फ्यूल को कम हो। इसलिए दुनिया में जो विषय चलता है, जब हम लोगों ने ग्लासगो में भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया, हमने कहा हम देश की एक प्रिंसिपल चलता है CBDR, कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी। हम अपने देश के सभी लोगों को ऊर्जा भी देंगे, हरित ऊर्जा भी देंगे, देश का भी विकास करेंगे, पर्यावरण को भी बचाएंगे। यही प्रधानमंत्री जी का मंत्र है, लाइफ एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल। और अभी 5 जून को दुनिया के सभी लोगों को, जिसमें वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष थे, UNFCCC की एंगर एंडरसन थी, UNCCD के थे, माइक्रोसॉफ्ट के मालिक थे, उन सब लोगों ने प्रधानमंत्री जी के ग्लोबल कॉल पे अपने अपने विषय कि हम भविष्य में कैसी लाइफस्टाइल को बनाएं। और मैं जिस कार्यक्रम में वर्चुअली प्रधानमंत्री जी आए थे, मैं ब्रह्म कुमारी के आपके संस्थान के उस कार्यक्रम में वर्चुअली उपस्थित था। आप लोगों ने जो सेवा संकल्प की बात, करुणा की, जब करुणा होगी तो निश्चित रूप से प्रकृति के साथ प्रेम होगा, जब दया होगी तो निश्चित रूप से प्रकृति के साथ एक संबंध विकसित होगा। जब आपका कल्पतरु का प्रोजेक्ट है, आपका स्वच्छता का प्रोजेक्ट है, आपका यूथ अवेयरनेस का प्रोजेक्ट है, आपका महिला जागृति और व्यसन मुक्ति का प्रोजेक्ट है, ये सब एनवायरमेंटली लाइफस्टाइल के ही संकल्पनाओं को दुनिया में बढ़ाने का विषय है। दुनिया में एक और दूसरा विषय चलता है जिसको UNCCD कहा जाता है। अभी जो सबसे बड़ा एक आसमान में जो क्लाइमेट चेंज का विषय है, भारत सरकार एक नेशनल क्लीन एयर मिशन प्रोग्राम भी चलाती है, लेकिन दूसरा जो बड़ा विषय है वो डिग्रेडेशन ऑफ लैंड का है। डिग्रेडेशन ऑफ लैंड का अर्थ है कि शहरीकरण के कारण, पानी के अधिक उपयोग के कारण, रसायन के अधिक उपयोग के कारण ज़मीन में खारापन भी बढ़ता है, मॉइस्चराइज़र भी कम होता है, ज़मीन में जिसको कहते हैं डार्क जोन भी डेवलप होते हैं, वाटर लॉगिंग भी पैदा होती है। तो इसको लेकर दुनिया भर में ये विषय चलता है कि डिग्रेडेशन ऑफ लैंड को रोका जाए। शहरीकरण के कारण भी उपजाऊ ज़मीन जाती है, तो लैंड डिग्रेडेशन को कैसे रोका जाए? तो भारत में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जैसे व्यक्ति का स्वास्थ्य का कार्ड होता है, हमने सॉइल हेल्थ कार्ड दिया है और भारत दुनिया का ऐसा देश बना है जिसने 23 करोड़ किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया है। जब आप अपनी ज़मीन में आप में नाइट्रोजन है, क्या क्या आपके ज़मीन में पदार्थ हैं, जब आप जानते हैं तो आप रसायन का भी उपयोग कम करते हैं, प्राकृतिक खेती की ओर जाते हैं, ज़मीन की उर्वरकता भी बचाते हैं, बंजरपन भी बचाते हैं और ज़मीन में उत्पादकता में भी वृद्धि करते हैं। इसलिए डिग्रेडेशन ऑफ लैंड ये सबसे बड़ा विषय है और मेरे को खुशी है
कि आपका जो वृक्षारोपण का अभियान है ये डिग्रेडेशन ऑफ लैंड को भी रोकेगा, जो दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है। तीसरा एक और जो बड़ा विषय दुनिया में चलता है वो चलता है बायोडायवर्सिटी का। हम कई बार देखते थे हमारे यहाँ पे शीशम का पेड़ होता था, कचरी का पेड़ होता था, बेर का पेड़ होता था, आंवले का पेड़ होता था। अभी हम पूरी दुनिया को एक यूनिफॉर्मिटी में कर रहे हैं। ये यूनिफॉर्मिटी की ज़रूरत नहीं, यूनिटी की ज़रूरत है। सब एक जैसे नहीं है। प्रकृति ने अपनी तरफ से अलग अलग तरह का वातावरण, अलग अलग तरह की फसलें, अलग अलग तरह की बायोडाइवर्सिटी को बनाया है। ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज भी है। हमारा जो आयुष है वो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है, और हमारी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो इस प्रकार की नॉलेज है कि उसके आधार पे हम जो रोग के प्रति जो भारत का आयुर्वेद दृष्टिकोण रखता है, हम आयुर्वेद का दृष्टिकोण इस प्रकार का रखते हैं कि वो उपचारात्मक ना होकर, उसको क्यूरेटिव ना होकर प्रिवेंटिव होता है। और योग आसन भी वास्तव में वही है कि प्रिवेंटिव जीवन पद्धति है आयुष की। तो दुनिया में जो बायोडाइवर्सिटी है, और बायोडाइवर्सिटी में जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको ABS कहते हैं, एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग। जो हमारी वल्नरेबल ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो हैं उनका जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, उनका जो ट्रेडिशनल उपज है, उसका लाभ उनको मिले, और भारत सरकार इसको लेकर बायोडायवर्सिटी में काम कर रही है। मुझे लगता है डिग्रेडेशन ऑफ लैंड के साथ बायोडायवर्सिटी एक ऐसा विषय है जिस पे व्यापकता के साथ जुड़कर हम जो अपने ट्राइबल समाज के लोग हैं, अपने दूरस्थ गांव में रहने वाले और अपना आयुष है, उसका संवर्धन कर सकते हैं। और ये जो तीनों विषय हैं, ये तीनों विषय आज दुनिया के सबसे बड़े, जो दुनिया के देशों में पर्यावरण की चर्चा के विषय चलते हैं। और मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत इन तीनों विषयों पे बहुत मजबूती के साथ काम कर रहा है। इतना ही नहीं, हमारा देश एक ऐसा देश है जिसमें हम प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट लॉयन, और सबसे बड़ा बात हमारी जो मीठे पानी की जो नदियां हैं उसमें हम प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लेकर भी काम कर रहे हैं। भारत दुनिया का इतना एक ऐसा देश है कि पूरे दुनिया में एक रामसर ट्रीटी मानी जाती है, जिसमें पर्यावरण की दृष्टि से जो हमारे जलीय क्षेत्र हैं, छोटे छोटे तालाब हैं, जो छोटी झीलें हैं, हमारे पास बड़ी झील हैं, उन सब को हम रामसर ट्रीटी में दुनिया में दर्जा दिला रहे हैं। आज भारत की 49 झीलों को हमने रामसर में दर्जा दिलाकर भारत की झीलों को इंटरनेशनल एक्रीडेशन देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया है। यहाँ बैठे हुए लोगों की कल्पना नहीं है, ये शायद बहन सुनैना तो मणिपुर के होंगे। अब मणिपुर में जो हमारी लोकटक झील है वो लगभग 200 किलोमीटर लंबी झील है। हम कल्पना नहीं कर सकते। चिल्का झील उड़ीसा में हमारी 200 किलोमीटर लंबी, कश्मीर में बांदीपुरा में वूलर झील हमारी इतनी बड़ी है, पंजाब में व्यास, राजस्थान से जो आए हुए हैं हमारी सांभर की नमक की झील है, बहुत बड़ी झील है। ये सब भारत की प्राकृतिक धरोहर है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की इन बड़ी झीलों को, जहाँ बहुत माइग्रेटरी बर्ड आते हैं, उसको लेकर के काम करें। ये बात मैं इसलिए बताता हूँ कि सामान्यतः आप लोग जो मन की शांति की बात करते हैं, मुझे लगता है जब भारत की प्रकृति को जानोगे तो आपकी मन की शांति दुगनी हो जाएगी। इसलिए मेरे को लगता है कि ये जो दीदी कह रही थी कि जब आपका मन अशांत हो तो आप प्रकृति में जाते हो। प्रकृति के इतने अद्भुत स्रोत भारत के पास हैं, जिसकी बायोडायवर्सिटी, जिसका लैंड डिग्रेडेशन, जिसका वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन, जिसके वेटलैंड, जिसको सबको बचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व, और सबसे बड़ी बात है रिन्यूएबल एनर्जी की ओर हम लोग काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है अभी जो आप लोगों ने राजयोग कराया है, पतंजलि जब योग सूत्र लिखते हैं तो पहला वो यही कहते हैं, योग अथय अनुशासन। अथय अनुशासन मतलब योग अब अनुशासन का प्रारंभ करता है। और अनुशासन में लोग सोचते हैं कि सावधान में खड़े हो जाना अनुशासन है, लोग समझते हैं कि टाइम पे भोजन कर लेना अनुशासन है। योग का अनुशासन वहाँ से शुरू नहीं होता, क्योंकि आसन तीसरे नंबर पे आता है। यम नियम आसन, फिर प्राणायाम धारणा ध्यान प्रत्याहार समाधि पे आता है। तो पहले यम नियम से पहले ही पतंजलि कहते हैं योग अथय अनुशासन। अनुशासन माने मन को नियंत्रण करना है। हम यहाँ बैठे बैठे तुरंत सोचते हैं, बाहर गाड़ी का ब्रेक लगता है, सुन मेरे को होते हैं, और मन में आता है गाड़ी का ब्रेक लगा, मेरी गाड़ी का लगा, मेरा ड्राइवर ख़राब है, और बात मेरी सुनते हैं और नई गाड़ी खरीदने के लिए पहुंच जाते हैं। ये मन है, ये लगातार दिन में 60,000 विचार आते हैं।
और जब आज के युग में इतनी ज़्यादा हमारे सामने मल्टीपर्पस वर्क है, इतनी दौड़ धूप है, इतने कैरियर के संघर्ष हैं, ऐसे सब विषयों में जो ब्रह्म कुमारी संस्थान के द्वारा मन को नियंत्रित करने का जो एक बड़ा पवित्र यज्ञ किया जा रहा है, मैं ये मानता हूँ कि आपके दादा गुरु की प्रेरणा से मानवता के लिए बड़ा काम कर रहे हैं। ईश्वर ने आपको इस विशेष निमित्त के लिए इस धरती पर भेजा है, क्योंकि सत्व, तमस और रजस में सत्व का जागरण कौन करेगा? तो ब्रह्म कुमारी संस्थान उन संस्थानों में है जो सत्व के जागरण में लगा हुआ है। हम तो राजनीतिक व्यक्ति हैं और भाई कोमल, हम राजा नहीं, हम तो रंक हैं, लेकिन आप लोग इतना बड़ा काम कर रहे हो, आप असली में राजा लोग हो, क्योंकि आप लोगों के मन को नियंत्रित करने का काम कर रहे हो। भगवान आपकी ताकत को बढ़ाए, आपकी संस्था के यश को बढ़ाए, आपकी साधना को बढ़ाए और आपकी साधना के द्वारा दुनिया में सुख समृद्धि का विस्तार करे, ऐसी मैं प्रार्थना ही कर सकता हूँ। ताकत तो आप में ही है। पुनः बुलाने का बहुत बहुत धन्यवाद। खुदाई खिदमत ख्वाब आएंगे रूबरू, कल्पतरू 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 कल्पतरू। आओ करे पौधारोपण, बंद हो धरती का शोषण, यही जगत के आभूषण।